जय हिंद। इससे पिछले वाले सेशन में सिटीजनशिप अपन ने शुरू कर दिया था और कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के टाइम तक कौन कौन इंडिया का सिटीजन बना उस पर अपन ने बात की थी। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 8 तक में इसकी बात की गई है और आर्टिकल 11 में यह भी कह दिया गया कि इसके बाद सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उन पर लॉ मेकिंग की पावर है पार्लियामेंट की, और पार्लियामेंट ने अपनी इसी लॉ मेकिंग की पावर को यूज करते हुए लेकर आए सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। एक बात तो ये कि कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के टाइम तक कौन कौन इंडिया का सिटीजन बना, उससे आज अपना बहुत ज़्यादा लेना देना है नहीं। अपने लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आज की डेट में इंडियन सिटीजनशिप को किस तरह से एक्वायर किया जा सकता है और क्या वो तरीके हैं जिनसे इंडियन सिटीजनशिप को टर्मिनेट किया जा सकता है, और उस सब की बात की गई है 1955 के एक्ट में, जिसके बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 ये एक प्रिंसिपल एक्ट है, प्रिंसिपल एक्ट या फिर मेन एक्ट है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे देश की सिचुएशंस बदलती रही हैं, इस एक्ट में कई बार अमेंडमेंट्स किए गए। लेटेस्ट जो न्यूज़ में रहा वो था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। ये 2019 वाला भी अमेंडमेंट इसी प्रिंसिपल एक्ट में एक अमेंडमेंट था। दिस एक्ट हैज़ बीन अमेंडेड अ नंबर ऑफ टाइम्स। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1957, 1985, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और लेटेस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। और आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो ये सारे अमेंडमेंट्स के बाद आज की डेट में सिटीजनशिप एक्ट 1955 कैसा दिखता है वो पढ़ेंगे। बात क्या करता है ये? इट प्रोवाइड्स फॉर एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो शब्द है आफ्टर, ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के बाद से लेके आज तक क्या वो तरीके हैं जिनसे इंडियन सिटीजनशिप को अक्वायर किया जा सकता है, और वो कौन से तरीके हैं जिनकी वजह से इंडियन सिटीजनशिप को छीना जा सकता है, उस सबसे डील करता है 1955 का एक्ट। ओरिजिनली द सिटीजनशिप एक्ट 1955 ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप। कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप अपने को पता होगी। ओरिजिनली 1955 के एक्ट में कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप की भी बात की गई थी, लेकिन इस प्रोविजन को रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया। दिस वाज रिपील्ड बाय द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। सबसे पहले अपन बात करेंगे एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप के बारे में कि इंडियन सिटीजनशिप को किस तरह से एक्वायर किया जा सकता है। 5 तरीके हैं। देयर आर 5 वेज ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप। पहला है बाय बर्थ, कि कोई बच्चा इंडिया में पैदा हुआ है तो क्या प्रोविजन है सिटीजनशिप एक्वायर करने के, वो देखेंगे। बाय डिसेंट, कि किसी बच्चे का फैमिली लीनिएज, वंश खानदान इंडिया से बिलोंग करता है और वो पैदा आउटसाइड इंडिया हुआ है तो उसके क्या प्रोविजंस हैं। बाय रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के थ्रू किस तरह से इंडियन सिटीजनशिप को अक्वायर किया जा सकता है। बाय नेचुरलाइजेशन, इंडियन सिटीजनशिप को नेचुरलाइजेशन के थ्रू कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है। और फाइनली इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, कि कोई टेरिटरी हमने अक्वायर करी तो उस टेरिटरी के लोग किस तरह से इंडियन सिटीजन बनेंगे और कौन कौन बनेगा, उस सबसे डील करता है 1955 का एक्ट। सबसे पहला तरीका सिटीजनशिप अक्वायर करने का बाय बर्थ, कि कोई बच्चा इंडिया में पैदा हुआ है, बॉर्न इन इंडिया, तो क्या है। ये बोला गया कि कोई बच्चा अगर 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद और 1 जुलाई 1987 से पहले इंडिया में पैदा हुआ है, इंडिया की धरती पर पैदा हुआ है, तो वो सिटीजन बन सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी ऑफ हिज पेरेंट्स। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके माता पिता किस देश के नेशनल हैं, इंडिया के सिटीजन हैं या नहीं है। जस्ट बिकॉज वो बच्चा इस ड्यूरेशन में इंडिया की धरती पे पैदा हो गया है तो वो एलिजिबल है बाय बर्थ इंडिया की सिटीजनशिप अक्वायर करने के लिए। बट ये अपने आप में समस्या है। अब जैसे पाकिस्तान जैसे देश हैं और वहाँ अगर कोई आदमी परेशान है तो वो तो चाहेगा कि कैसे भी इंडिया आ जाए और इंडिया की धरती पे उसका बच्चा पैदा हो जाए ताकि उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाए। तो फिर सरकार ने इसको अमेंड किया और फिर क्या कहा कि अगर कोई बच्चा 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद इंडिया में पैदा होता है तो वो भी सिटीजन बन सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है, ओनली इफ
ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। कंडीशन ये है कि उसके माता पिता में से कोई एक सिटीजन ऑफ इंडिया होना ही होना चाहिए। और फिर क्या बोला गया कि अगर कोई बच्चा 3 दिसंबर 2004 को या फिर उसके बाद इंडिया में पैदा हुआ है तो वो भी सिटीजन बन सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है, ओनली इफ बोथ पेरेंट्स आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। उसके दोनों माता पिता सिटीजन ऑफ इंडिया हैं या फिर वन ऑफ हुज पेरेंट्स इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड अदर इज नॉट इलीगल माइग्रेंट एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ। दिसंबर 2004, 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर पैदा हुआ है तो या तो दोनों माता पिता सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए या फिर कोई एक सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। इलीगल माइग्रेंट होते हैं जिन लोगों के पास वीज़ा वगैरह नहीं होता है। तो ये बाय बर्थ सिटीजनशिप एक्वायर करने के तरीके हैं। एक चीज़ और, द चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स पोस्टेड इन इंडिया एंड एनिमी एलियंस कैन नॉट एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ। फॉरेन डिप्लोमेट्स जो इंडिया में पोस्टेड होते हैं या किसी एनिमी एलियन का बच्चा भारत की धरती पर पैदा हो गया तो वो एलिजिबल नहीं है बाय बर्थ इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर करने के लिए। दूसरा तरीका है बाय डिसेंट, फैमिली लीनिएज, खानदान, वंश, उसकी जड़ें इंडिया से बिलोंग करती हैं बट ही इज बॉर्न आउटसाइड इंडिया। इंडिया में पैदा हुआ तो बाय बर्थ मिलने के तरीके हैं, इंडिया के बाहर पैदा हुआ है तो क्या है, अगर 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद और दिसंबर 10, 1992 से पहले इंडिया के बाहर कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जिसका डिसेंट इंडिया से है तो वो सिटीजन बन सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है, इफ हिज फादर वॉज द सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, कि उसके पिता को इंडियन सिटीजन होना ही होना चाहिए। अच्छा, फिर अपन थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस हुए, जेंडर सेंसिटिव हुए, तो फिर बोला गया कि अगर कोई बच्चा 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद पैदा हो रहा है तो वो भी सिटीजन बन सकता है बाय डिसेंट। कंडीशन क्या है, इफ ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। पहले क्या बोल रहे थे, पिता, और अब क्या बोल रहे हैं, माता या पिता में से कोई भी एक सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। और फिर लास्टली कोई भी बच्चा अगर 3 दिसंबर 2004 के बाद आउटसाइड इंडिया पैदा हुआ है जिसका डिसेंट इंडिया में है तो उसको भी बाय डिसेंट सिटीजनशिप मिल सकती है, लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा, उस बच्चे को विद इन 1 ईयर, उस बच्चे के माता पिता को विद इन 1 ईयर उसकी बर्थ को रजिस्टर करवाना पड़ेगा इंडियन कॉन्सुलेट में। जिस दिन वो पैदा हुआ उससे 1 साल के भीतर में उसके माता पिता को इंडियन एम्बेसी जाके उस बच्चे की बर्थ को रजिस्टर कराना पड़ेगा, या फिर अगर वो 1 साल निकल गया तो उसके बाद विद द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड। ये बाय डिसेंट सिटीजनशिप एक्वायर करने के तरीके हैं। अच्छा, अ माइनर हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ डिसेंट and is also a citizen of any other country shall cease to be a citizen of India if he does not renounce the citizenship or nationality of another country within 6 months of his attaining full age। अगर कोई माइनर बाय डिसेंट इंडियन सिटीजन है और किसी दूसरे कंट्री का भी सिटीजन है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी अगर उसने फुल एज अटेन करने के 6 महीने के भीतर उस दूसरे देश की नेशनैलिटी को, सिटीजनशिप को गिव अप नहीं किया तो। ये कंडीशन है। अगला है बाय रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट किसको इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड कर सकती है। देखो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब कि या तो वो ही और शी जो भी है या फिर उसके पेरेंट्स, ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स, माता पिता में से कोई भी एक, या तो वो या उसके माता पिता में से कोई भी एक वॉज बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ हो या तो वो या उसके माता पिता में से कोई भी एक, या फिर किसी ऐसी टेरिटरी में पैदा हुआ हो जो कि अगस्त 15, 1947 के बाद इंडिया का हिस्सा बनी, तो उन्हें अपन बोल देते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन।
पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो और पिछले 7 साल से इंडिया में रह रहा हो तो उसको बाय रजिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट सिटीजनशिप दे सकती है। या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो और किसी भी ऐसी कंट्री में या जगह पे रह रहा हो जो कि आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया है, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, वो सब पहले इंडिया हुआ करता था, उस अनडिवाइडेड इंडिया के बाहर ऑर्डिनरीली रह रहा हो और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो तो वो भी रजिस्ट्रेशन के थ्रू सिटीजनशिप ले सकता है। या फिर मैरिड टू सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के सिटीजन से शादी कर ले और पिछले 7 साल से ऑर्डिनरीली इंडिया में रह रहा हो तो ऐसा इंसान भी सेंट्रल गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन के थ्रू सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्सन्स हु आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ऐसे माता पिता जो इंडिया के सिटीजन्स हैं उनके माइनर बच्चे भी बाय रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी, फुल एज का मतलब कि माइनर नहीं हो और कैपेसिटी का मतलब अनसाउंड माइंड का ना हो, ऐसा व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के थ्रू इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है, प्रोवाइडेड हिज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। फुल एज एंड कैपेसिटी का है और उसके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन्स की तरह से रजिस्टर्ड हैं तो वो अप्लाई कर सकता है। या फिर पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी है और उसके साथ साथ हु और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स वर अर्लियर सिटीजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, कि पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी है और वो या फिर उसके माता या पिता पहले इंडिपेंडेंट इंडिया का सिटीजन हुआ करते थे और पिछले 12 महीने से इंडिया में रह रहा है। ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल हो रही हैं तो रजिस्ट्रेशन के थ्रू वो भी अप्लाई कर सकता है। या लास्ट में पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हो और रजिस्टर्ड हो एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर फॉर 5 ईयर्स, पिछले 5 साल से ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड उसको मिला हुआ हो। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या होता है वो आगे चलते हुए अपन पढ़ेंगे। और पिछले 12 महीने से इंडिया में रह रहा हो तो वो भी रजिस्ट्रेशन के थ्रू इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। अच्छा, ये जो तीनों तरीके हैं, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, ये तीनों ऐसे लोगों से डील करते हैं जिनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिंक है इंडिया से। अगला वाला जो है बाय नेचुरलाइजेशन, ये डील करता है ऐसे लोगों से जिनका इंडिया से लिंक नहीं है और ऐसे लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप दे सकती है। कंडीशन क्या है? पहली तो ये, नॉट ए सब्जेक्ट और सिटीजन ऑफ एनी कंट्री वेयर सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बिकमिंग सब्जेक्ट्स और सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री बाय नेचुरलाइजेशन। वो किसी ऐसी कंट्री का सिटीजन नहीं होना चाहिए जो कि इंडिया के किसी सिटीजन को अपने यहां की सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन नहीं देती है, पहली कंडीशन। दूसरा, अंडरटेक्स टू रेनाउंस द सिटीजनशिप ऑफ हिज कंट्री, कि अगर उसको इंडिया की सिटीजनशिप दी जाएगी तो वो अपने यहां की जो सिटीजनशिप है उसके पास ऑलरेडी, उसको रिनाउंस कर देगा, उसको गिव अप कर देगा। तीसरी, आइदर रिजाइडेड इन इंडिया और बीन इन सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पार्शियली द वन एंड पार्शियली द अदर फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। इंडिया में रह रहा है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किसी सर्विस में काम कर रहा है या दोनों में से कोई एक पार्शियली पिछले 12 महीने से, तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया बनने के लिए अप्लाई कर सकता है बाय नेचुरलाइजेशन। लेकिन इसमें एक कंडीशन और एडेड है, ड्यूरिंग 14 ईयर्स इमीडिएटली प्रोसीडिंग द सेड पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। ये जो 12 महीने की अपन बात कर रहे थे उससे पहले वाले 14 साल जो हैं, उन 14 साल में से कम 11 साल वो या तो इंडिया में रिजाइड किया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस में काम कर रहा था या पार्शियली दोनों में से कोई एक, लेकिन 14 में से कम 11 साल और उसके बाद फिर 12 महीने से इंडिया में रह रहा है तो फिर वो नेचुरलाइजेशन के थ्रू इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। अच्छे कैरेक्टर का होना चाहिए, गुड कैरेक्टर का होना चाहिए। 8th शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेजेस हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं, उनमें से किसी एक लैंग्वेज की उसको एडुकेट नॉलेज होनी चाहिए, एडुकेट जानकारी होनी चाहिए। और ही इंटेंड्स टू रिजाइड इंडिया एंड टू एंटर इनटू और कंटिन्यू इन सर्विस अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया में रहना चाहता है या फिर किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस में कंटिन्यू करना चाहता है या एंटर करना चाहता है, या फिर
इंडिया की तरफ से मेंबर है किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, या फिर इंडिया की तरफ से मेंबर है किसी सोसाइटी का, कंपनी का, या बॉडी ऑफ पर्संस का जो कि इंडिया ने इस्टेब्लिश की है, तो ऐसे इंसान को नेचुरलाइजेशन के थ्रू इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। अच्छा, अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं, ये सारी चीज़ें नहीं हैं, तो भी इंसान को इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है बाय नेचुरलाइजेशन, प्रोवाइडेड रेंडर्ड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस टू द साइंस, फिलॉसफी, आर्ट, लिटरेचर, वर्ड पीस, या फिर ह्यूमन प्रोग्रेस। साइंस में, फिलॉसफी में, आर्ट में, लिटरेचर में, इनमें से किसी भी फील्ड में उसने कुछ एक्सीलेंस, कुछ बड़ा किया है, तो इंडियन गवर्नमेंट नेचुरलाइजेशन के थ्रू उसको इंडियन सिटीजनशिप दे सकती है। अगला तरीका है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, कि अगर हम किसी टेरिटरी को एक्वायर करते हैं तो वहाँ के लोगों में से किस किस को इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी और कैसे मिलेगी उसकी बात की गई। इसमें बड़ा सिंपल कहा गया कि इफ़ एनी टेरिटरी बिकम्स अ पार्ट ऑफ इंडिया, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर नोटिफाई इन द ऑफिशियल गजेट। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है और बता सकती है कि कौन कौन लोग जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया बने बाय द रीजन फॉर देयर कनेक्शन विद द टेरिटरी, कि उस टेरिटरी के कौन कौन लोग इंडिया के सिटीजन बने, एंड दोज पर्सन शैल बी सिटीजन्स ऑफ इंडिया एज फ्रॉम द डेट टू बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। और उस डेट से वो इंडिया के सिटीजन बन जाएंगे जिस डेट से सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया हुआ है। जैसे अपन ने पौंडीचेरी बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया सिटीजनशिप पौंडीचेरी ऑर्डर ऑफ 1962 अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955, और उसके बाद से पौंडीचेरी के लोग जो हैं वो इंडियन सिटीजन बन गए। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इंडिया में सिटीजनशिप अक्वायर करने के 5 तरीके हैं जो अपन ने पढ़े, लेकिन असम की अपनी कहानी है। असम के साथ समस्या रही है बांग्लादेश से माइग्रेशन की। 1947 का पार्टीशन हुआ, उसके बाद से बहुत सारे लोग ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया आए। 1965 में वॉर हुआ, उस वॉर के दौरान बहुत सारे लोग माइग्रेट करके ईस्ट पाकिस्तान से आसाम आए, वेस्ट बंगाल आए। 1971 में जब बांग्लादेश बना, उससे पहले ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन रहा, उस ड्यूरेशन में बहुत सारे लोग बांग्लादेश से माइग्रेट करके आसाम आए, और कुछ आंकड़े ये कहते हैं कि लगभग 40 लाख लोग माइग्रेट करके आसाम पहुंचे। और आसाम बड़ा सेंसिटिव एरिया है, ट्राइबल एरिया है, वो लोग अपना कल्चर प्रिजर्व करना चाहते हैं। उन लोगों को ये डर था कि माइग्रेशन की वजह से, इतने लार्ज स्केल पे जो माइग्रेशन हो रहा है उसकी वजह से उनकी जो आइडेंटिटी है, उनका जो से है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी। लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करी जिसे अपन जानते हैं आसू, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। और हर गवर्नमेंट ने कोशिश करी कि आसाम की समस्या का समाधान निकाला जाए, लेकिन हुआ नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू से नहीं हुआ। लाल बहादुर शास्त्री ने कोशिश करी, लेकिन उनका टेन्योर ही बहुत ज़्यादा लंबा नहीं था। इंदिरा गांधी ने काफ़ी कोशिश करी, लेकिन वो भी नहीं कर पाई। फाइनली राजीव गांधी गवर्नमेंट ने 1985 में साइन किया असम अकॉर्ड, और इस अकॉर्ड में बात की गई ऐसे लोगों के बारे में जो बांग्लादेश से माइग्रेट करके आसाम आए, हु केम टू आसाम फ्रॉम बांग्लादेश, उनके बारे में क्या प्रोविजन है, उनको किस तरह से सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाएगी या नहीं की जाएगी, वो सारी बात हुई असम अकॉर्ड में। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1985 रिगार्डिंग सिटीजनशिप ऑफ पर्सन्स कवर्ड बाय द आसाम अकॉर्ड। और बात क्या की गई वो ये थी कि अगर कोई इंसान जनवरी 1 1966 से पहले माइग्रेट करके आ गया है बांग्लादेश से आसाम में, और तब से लेकर अब तक आसाम में ही रह रहा है, तो उसको इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाएगी और वो इंडियन सिटीजन हो जाएगा फ्रॉम 1 जनवरी 1966। अच्छा, 1 जनवरी 1966 इस डेट का बहुत ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंस है नहीं। बेसिकली बात यह है कि जो ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के लोग थे, वो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम से ये डिमांड कर रहे थे कि कट ऑफ डेट होनी चाहिए 1951, कि 1951 के बाद से जो भी लोग बांग्लादेश से आए उनको निकालो। और गवर्नमेंट ये कह रही थी कि कट ऑफ डेट रखो 1971, जब बांग्लादेश बना है। दोनों में कोई एग्रीमेंट नहीं हो रहा था, तो राजीव गांधी गवर्नमेंट ने बीच का रास्ता निकाला और बोला कि 1965 के वॉर तक जो लोग आए हैं, जनवरी 1 1966 तक जो लोग आए हैं, उनको सिटीजन मान लिया गया जनवरी 1 1966 को। ऐसे लोग जो जनवरी 1 1966 के बाद
और मार्च 25, 1971 से के बीच में माइग्रेट करके बांग्लादेश से आसाम आए हैं, उनको सिटीजनशिप का क्या प्रावधान था? उनके लिए बोला गया कि वो इस ड्यूरेशन में आए हैं और तब से लेके अब तक आसाम में रह रहे हैं, एंड दे हैव बीन डिटेक्टेड टू बी अ फॉरेनर। एक फॉरेनर्स एक्ट है, उस फॉरेनर्स एक्ट के तहत उनको फॉरेनर की तरह से डिटेक्ट किया गया है, और वो लोग 1 जनवरी 1966 के बाद और 25 मार्च 1971 से पहले इस ड्यूरेशन के बीच में बांग्लादेश से आसाम में माइग्रेट करके आए हैं और आसाम में रह रहे हैं। तो उन लोगों को सिटीजनशिप मिल जाएगी, लेकिन वो सिटीजनशिप मिलेगी 10 साल बाद। जिस दिन उनको एज अ फॉरेनर डिटेक्ट किया गया, उसके 10 साल बाद उनको इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाएगी। लेकिन ये जो 10 साल का पीरियड है, इस 10 साल के पीरियड में दे विल बी हैविंग ऑल द राइट्स। जो इंडियन सिटीजन को राइट मिलते हैं वो सारे राइट्स उनको दिए जाएंगे 10 साल के पीरियड में, एक्सेप्ट राइट टू वोट। वोटिंग का राइट नहीं मिलेगा उनको। ये तरीके हैं इंडियन सिटीजनशिप को अक्वायर करने के। अब अपन बात करेंगे कि किस तरह से इंडियन सिटीजनशिप को छीना जा सकता है। लॉस ऑफ सिटीजनशिप 3 तरीके हैं। देयर आर 3 वेज ऑफ लूजिंग सिटीजनशिप। क्या क्या है? बाय रिनंसिएशन, बाय टर्मिनेशन, बाय डेप्रीवेशन। पहला है बाय रिनंसिएशन। बेसिकली कोई भी इंडियन सिटीजन अगर ये कहे कि मैं अपनी इंडियन सिटीजनशिप को गिव अप कर रहा हूँ, मुझे नहीं रहना इंडिया का सिटीजन, तो हमें भी कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, और उस पॉइंट ऑफ टाइम से ही सीजेस टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। वही कहा गया लैंग्वेज में, इफ एनी सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी मेक्स इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर अ डिक्लेरेशन रिनाउंसिंग हिज इंडियन सिटीजनशिप, the declaration shall be registered by the prescribed authority, and upon such registration that person shall cease to be citizen of India। अच्छा, ये जो प्रोविजन है ये वॉर के टाइम पे अप्लाई नहीं होगा। इंडिया अगर किसी वॉर में इन्वॉल्व है तो उस टाइम पे ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। एक और बात, ऐसे इंसान का हर माइनर बच्चा, उसकी भी सिटीजनशिप छीन ली जाएगी। Where a person ceases to be a citizen of India under subsection 1, every minor child of that person shall thereupon cease to be a citizen of India। बट ऐसे बच्चों को एक सुविधा दी गई है कि जब भी ये बच्चा फुल एज अटेन करेगा, तो फुल एज अटेन करने के अगले 1 साल में अगर ये बच्चा चाहे तो ये डिक्लेयर कर सकता है कि मुझे इंडियन सिटीजनशिप चाहिए, मुझे इंडियन सिटीजन रहना है, और उसको इंडियन सिटीजन बना दिया जाएगा। Provided that any such child may within 1 year after attaining full age make a declaration that he wishes to resume Indian citizenship and shall thereupon again become a citizen of India। दूसरा तरीका है by termination। अगर कोई इंडियन सिटीजन किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप अक्वायर कर लेता है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम से उसकी इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जाती है। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हु बाय नेचुरलाइजेशन, रजिस्ट्रेशन, अदरवाइज वॉलेंटियरली अक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री शैल अपॉन सच एक्विजिशन सीज टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। जिस मोमेंट ऑफ टाइम से उसने किसी और देश की सिटीजनशिप अक्वायर की, उस पॉइंट ऑफ टाइम से इंडियन सिटीजनशिप खत्म। लेकिन ये भी प्रोविजन वॉर के टाइम पे अप्लाई नहीं होता। अगर इंडिया किसी वॉर में इन्वॉल्व है तो उस टाइम पे प्रोविजन अप्लाई नहीं हो रहा। और तीसरा और लास्ट तरीका है बाय डेप्रीवेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट कंपल्सरीली इंडियन सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर देगी अगर इनमें से कोई चीज़ है तो। ऑब्टेन द सिटीजनशिप बाय फ्रॉड, फर्जीवाड़े से अगर सिटीजनशिप को ऑब्टेन किया है तो उसकी सिटीजनशिप टर्मिनेट कर दी जाएगी। शोन डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान के प्रति डिसलॉयल्टी दिखाइए तो भी टर्मिनेट कर दी जाएगी। अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड विद एनिमी ड्यूरिंग द वॉर, जिससे हमारी लड़ाई हो रही है उस एनिमी के साथ में अनलॉफुली ट्रेड किया या कम्युनिकेट किया है तो भी सिटीजनशिप खारिज। सिटीजन हैज़
within 5 years after registration or naturalization been imprisoned in any country for 2 years. किसी आदमी को हमने सिटीजनशिप दी और वो सिटीजनशिप मिलने के बाद जो 5 साल हैं उनमें से 2 साल तो किसी और देश की जेल में ही पड़ा हुआ है, तो ऐसे आदमी की सिटीजनशिप को रखने से फ़ायदा भी क्या है, तो उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा. या फिर ऑर्डिनरीली रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 years कंटिन्यूसली, पिछले 7 साल से इंडिया में रह ही नहीं रहा है. लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, ये जो बच्चे बाहर पढ़ाई कर रहे होते हैं उन पे एप्लीकेबल नहीं होता. कोई अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस में काम करता है और उसकी वजह से बाहर पोस्टेड है, उस पर अप्लाई नहीं करता. अगर कोई मेंबर है किसी ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया के बिहाफ पे, उस पर अप्लाई नहीं करता. या फिर ऐसे लोग जो एनुअली रजिस्टर करते हैं, हर साल आके इंडियन कॉन्सुलेट में, इंडियन एम्बेसी में आके रजिस्टर करते हैं और बताते हैं कि भाई वो अपनी इंडियन सिटीजनशिप को रिटेन करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों पे भी अप्लाई नहीं करता. ये 3 तरीके हैं जिनसे इंडियन सिटीजनशिप को छीना जा सकता है. इसके बाद वाली चीज़ें अपन अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे. यहाँ तक कोई डाउट हो प्लीज़ कॉमेंट. थैंक यू वेरी मच.